आज एक नया चैप्टर है सेकंड यूनिट का ही, काई स्क्वायर टेस्ट या हिंदी में काई वर्ग परीक्षण। काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे पहले यूज़ किया था 1900 ईस्वी सन 1900 में कार्ल पियर्सन में। ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें जो हमारा वास्तविक आवृत्ति है और प्रत्याशित आवृत्ति है, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दोनों में क्या अंतर है और इसके अंतर के सार्थकता को नापने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। ये काफ़ी सरल चैप्टर है। इसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका प्रक्रिया देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाओं से जाना पड़ता है इसकी गणना के लिए। तो प्रक्रिया में प्रोसीजर पहला है शून्य करना। हमको डाटा दिया रहेगा उसके आधार पर हम शून्य परिकल्पना करेंगे कि वास्तविक में जो हमारा डाटा है, जो वास्तविक डाटा है या वास्तविक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वास्तविक को बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या FO। ये किसके बराबर है? ये है प्रत्याशित आवृत्ति। तो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य परिकल्पना H0 इक्वल टू F0 इक्वल टू FE। ये हमारा शून्य परिकल्पना कहलाएगा। इसके बाद हमको दूसरे में प्रत्याशित आवृत्ति या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की गणना कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको कि एक्चुअल में FE कैसे आएगा। तो FE कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है CT इंटू RT। अब CT कॉलम टोटल और RT होता है रॉ टोटल। इसको मैं एग्जांपल में क्लियर से बताऊंगा। थर्ड प्रोसेस है काई वर्ग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर एंड स्वतंत्र संख्या की गणना या कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब दोनों की कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। पहले काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE।
ये होता है chi² का फॉर्मूला, जहाँ f0 इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा हमको क्वेश्चन में दिया होगा, या वास्तविक आवृत्ति और जहाँ f इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या प्रत्याशित आवृत्ति। ये हो गया chi² के लिए। अब होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला होता है C-1 इंटू R-1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये 2 स्तर पे निकलता है, या जो सार्थकता स्तर देखते हैं हम, सार्थकता स्तर 1 या सार्थकता स्तर 5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सार्थकता स्तर, इसमें अधिकतम 5% वाला ही यूज होता है, 1 वाला ज़्यादा यूज नहीं होता है। चूँकि दोनों का उपयोग हो सकता है, परंतु सबसे अधिक इसी का उपयोग होता है। अब 3 प्रक्रिया तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे ये देखते हैं। चौथा में परिकल्पना का परीक्षण करेंगे कि हमारा जो chi² आया है उसका वैल्यू और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या जो chi² को बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब, इसको 2 पॉइंट बताऊंगा। परिगणित मूल्य या कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर इससे ज़्यादा है, अगर कम है सारणी मूल्य से। सारणी मूल्य क्या होगा? सारणी मूल्य से कम है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा तो शून्य परिकल्पना सही मानी जाएगी और वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति का जो अंतर है, अंतर को सार्थक नहीं माना जाएगा। मतलब देखिए, जहां आपका chi² क्या हुआ? छोटा हो गया किससे? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू होता है, ये सारणी से देखेंगे, हम टेबल देखेंगे, chi² टेबल अलग आता है। अगर उससे कम है या उसके बराबर है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो हमारा
अंतर है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, वो सार्थक नहीं माना जाएगा, इसके अपोजिट होगा अगला पॉइंट में। अगर परिगणित मूल्य या कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है सारणी मूल्य से, तो शून्य परिकल्पना क्या होगा, असत्य माना जाएगा। और जो F0, FO और FE का अंतर है, अंतर सार्थक माना जाएगा। ये प्रोसेस होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है और एक एक करके हम आगे सॉल्व करते जाएंगे इसी प्रोसेस के आधार पर। थैंक यू।